chapter solution class 12th, very important and the first chapter according to the CBSE syllabus. So first of all know that what is the solution. Solution is a homogeneous mixture of two or more substance which relative amount vary with certain limit. Solution is a homogeneous mixture of two or more substance which relative amount vary with certain limits. Solution एक ऐसा homogeneous mixture है जिसमें जो relative amounts होते हैं components के वो vary होते रहते हैं. तो solution के कुछ important components हैं. तो क्या क्या components हैं solution के important components? तो आइए हम जानते हैं important components of the solution और दो solution के दो important component हैं और हम क्लास 12 में जो डिस्कस करते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करते हैं. बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन में ओनली वन सॉल्यूट प्रेजेंट, जब एक ही सॉल्यूट प्रेजेंट हो किसी सॉल्वेंट में तो उसे हम बाइनरी सॉल्यूशंस का नाम देते हैं. अब हम जानेंगे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में. तो सॉल्यूशन के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट. तो क्या होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट? एक लेसर इन quantity are known as solute and more in quantity is known as solvent, but it is not hard and fast rule कि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जो बहुत कम अमाउंट में हो वही सॉल्यूट होगा और जो ज्यादा अमाउंट में, लेकिन एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि ये ऐसा होता है अगर किसी केस में दोनों इक्वल हो जाए. जैसा कि मैं कहूं 50 ml अल्कोहल को मिलाया गया है 50 ml वाटर में, तो इस कंडीशन में कौन सा सॉल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट ये डिसाइड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा. तो हम ये कोई कह नहीं सकते कि दिस इज द हार्ड एंड फास्ट रूल, बट इट इज जनरल कॉन्सेप्ट कि जो लेस अमाउंट में होगा, कम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा और ज्यादा अमाउंट में होगा वो हमारा सॉल्वेंट होगा. तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लाइक सब्सक्राइब कर लें या बेल का आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके, और इसको नोट डाउन कर लें. आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप लोग इसका PDF नोट डाउनलोड कर सकते हैं. तो आइए हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म. क्या होते हैं कंसंट्रेशन टर्म? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ सर्टेन वॉल्यूम, कितना किसी अमाउंट को कंसंट्रेशन टर्म से हम रिप्रेजेंट करेंगे. किसी भी सॉल्यूशंस के डिफरेंट अमाउंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सर्टेन कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज किया जाता है. तो वो कौन कौन से ऐसे कंसंट्रेशन टर्म है और कंसंट्रेशन टर्म को कैसे क्लासिफाई किया गया है, तो आइए जानते हैं. कंसंट्रेशन टर्म क्या है? तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कंसंट्रेशन टर्म के बारे में. तो कंसंट्रेशन टर्म को दो क्लास में डिवाइड किया गया है. पहला क्लास और दूसरा क्लास क्या है आइए हम जानते हैं. इनका डिवीजन वॉल्यूम बेस्ड और मास बेस्ड. वॉल्यूम और मास पे इसको डिवाइड किया गया है. जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. इट्स
not depends upon temperature because mass does not vary with temperature but volume can vary with temperature। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी लिक्विड को अगर किसी रूम में रख दिया जाए तो टेम्परेचर हाई होने के कंडीशन में उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, बट किसी सॉलिड सब्सटेंस को टेम्परेचर का पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको हम क्लासिफाई किया गया है वॉल्यूम टर्म्स को कितने क्लास में, और इसको कितने क्लास हैं इसके तो डिस्कस करेंगे। पहला है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पहला है इसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको लिखते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये पहला कंसंट्रेशन टर्म है। दूसरा जो है वो W बाई V, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसके अलावा जो हमारा तीसरा जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है नॉर्मेलिटी, तीसरा जो है वो है नॉर्मेलिटी और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। इसके बाद है हमारा मोलरिटी और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। और उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ मास डिपेंडेंट क्वांटिटीज की कौन कौन सी ऐसे मास क्वांटिटी डिपेंडेंट है। तो पहला है W बाई W परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज। और दूसरा है हमारा मोल फ्रैक्शन। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोलैलिटी और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल m से। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम लोग इसके फार्मूलोज के बारे में डिस्कशन करेंगे और प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि कैसे इनके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। तो इसको नोट डाउन कर ले, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से इसके नोट्स का PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ ही 12th का वीडियो होने के अलावा क्लास 11th में भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। 11th में आपको मास बाई मास, मोलैलिटी और मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज को पढ़ना है। तो क्लास 11th के भी स्टूडेंट देख सकते हैं। इसके अलावा 9th में भी कुछ ये हेल्पफुल हो सकता है, जहां हम लोग मोल्स के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग डिस्कस करते हैं वेट बाई वेट परसेंटेज। वेट बाई वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए क्या होता है इसका फॉर्मूला। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट बाय वेट परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन, तब हम इसको अप्लाई करते हैं। इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, जब हमारा मास ग्राम या केजी में हो या सॉल्यूशंस का मास, उसमें यूनिट्स को हम देख के चेक कर सकते हैं कि क्या हम उस टाइम में इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ग्राम या केजी में गिवन है तो ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ml में दिया है तो वहां पे हम आगे चल के अभी बताएंगे कि डेंसिटी का यूज करके इसको हम कैसे किसी वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम एक प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि फाइंड W बाई W परसेंटेज, फाइंड W बाई W परसेंटेज 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH dissolve in 200 ग्राम ऑफ
ग्राम dissolve in 200 ग्राम सॉल्यूशन। हम देख रहे हैं कि दोनों ही जो सॉल्यूशन और सॉल्यूट, इसमें जो सॉल्यूट है 40 ग्राम NaOH है और जो सॉल्वेंट है वो हमारा यहाँ पे गिवन नहीं है सॉल्वेंट का अमाउंट। अगर सॉल्वेंट का अमाउंट हम निकालना चाहे तो 200 माइनस 40 कर दे तो 160 ग्राम जो होगा वो सॉल्वेंट का, लेकिन यहाँ पे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, दैट मीन्स द मास ऑफ सॉल्यूट इज इंक्लूडेड इन द मास 200 ग्राम। तो हाउ टू कैलकुलेट, तो W by W परसेंटेज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम लिख लेते हैं और 200 ग्राम ये हो जाता है इनटू, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या हमें मिलता है, तो हम देख रहे हैं कि 20 W by W परसेंटेज जो आंसर आ रहा है 20% ये सॉल्यूशन है। जो इसका कंसंट्रेशन है वो 20 पर 100 ml पे इसमें 20 ग्राम मिलाया गया है NaOH, और 100 ग्राम पे 20 ग्राम NaOH को मिलाया गया है। तो इस तरह से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं दूसरा कंसंट्रेशन टर्म। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है वेट बाय वेट परसेंटेज का मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखिए, तो हम इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वेट बाई वॉल्यूम से। वेट बाई वॉल्यूम से हमें सॉल्व करना है तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वेट ऊपर है तो मास ऑफ सॉल्यूट रहने देंगे ऐसे, नीचे वॉल्यूम है तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे केवल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर ऐसे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं जिसमें मास ऑफ सॉल्यूट गिवन इन द ग्राम्स but volume of solution given in ml or liter, then we can solve easily by using this formula. So then we solve, find W by V, find W by V, find W by V for this 10 gram salt in 400 ml of solution, 10 gram salt dissolve in 400 ml of solution। W by V फाइंड करना है। वेट हमारा सॉल्यूट का गिवन है 10 ग्राम और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो भी गिवन है 400 ml। तो देन वी सॉल्व यूजिंग अबव फॉर्मूला 10 into 100 upon 400। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा 2.5 W by V %। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम एक मिसलेनियस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। एक हमारा मिसलेनियस प्रॉब्लम होगा जिसमें हम डेंसिटी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जानेंगे फाइंड W by W, फाइंड W by W 40%, 40% W by V
सॉल्यूशन W/V सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन दिया गया है 40 W/V का और डेंसिटी दिया हुआ है इसका 1.2 ग्राम पर ml जो डेंसिटी है। तो अभी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 40% W/V का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें जानना होगा। 40 ग्राम, इसमें कोई कंपोनेंट मिलाया गया है, 40 ग्राम इसमें हमारा जो सॉल्यूट है, और कितना हमारा सॉल्यूशन का है 100 ml। तो 100 ml में इसको मिलाया गया है। तो ये हमारा होता है सॉल्यूट और ये है हमारा सॉल्यूशन। लेकिन हमें यहाँ पे हमें मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए और यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं। डेंसिटी हमारा डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। ये सभी लोगों को फॉर्मूला पता होगा, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। तो बहुत ही इजी है, इजी वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। डेंसिटी गिवन है 1.2, ठीक है, और मास कितना गिवन है, मास हमें नहीं पता है, तो x मान लेते हैं। वॉल्यूम हमें पता है, तो कितना है वॉल्यूम 100, तो x बराबर 120 ग्राम। तो ये हमारा वैल्यू आ जाता है किसका, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया और यहाँ पे हमें मास ऑफ सॉल्यूट पता है। तो अब हम इसका फॉर्मूले का यूज करेंगे, W/W% इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ solution into 100, then putting these value in this formula, so we get 40 मैंने पुट कर दिया, मास 120 into 100। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा सॉल्व करने के बाद कितनी वैल्यू आती है, तो सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगी हमारी वैल्यू, एग्जैक्टली सॉल्व कर लेते हैं। 40 into 10/12, तो ये आ जाएगा हमारा 33.3 W/W%। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी इक्वेशन में W/W दिया हुआ है और W/V पूछ रहा है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके और मास और डेंसिटी को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, और इंटर कन्वर्जन करने के बाद इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लें। इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम और कंसंट्रेशन टर्म, थर्ड कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बताता हूं और जानेंगे थर्ड कंसंट्रेशन टर्म वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज को अगर हम देखेंगे तो जब भी प्रॉब्लम होगा तो मैक्सिमम केसेस में जो सॉल्यूट होगा हमारा वो लिक्विड कंपोनेंट होगा। लिक्विड कंपोनेंट्स के लिए ही इस तरह के प्रॉब्लम्स यूज किए जाते हैं, अगर कंपोनेंट हमारा लिक्विड है तो आइए हम डिस्कस करते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज या स्पॉट में इसको डिनोट करते हैं V/V%। फॉर्मूला देखते हैं क्या है इसका फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या यूज कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखेंगे कैसे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जनरल प्रॉब्लम, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे गिवन दिया है 40 ml C2H5OH dissolve in 200 ml of solution. Find V/V%। तो कैसे हम इसका V/V% ऑब्टेन कर सकते हैं? तो देखिए कैसे ऑब्टेन करेंगे। यहां पे गिवन क्या है हमारे पास, 40 ml एथेनॉल का है और 200 ml सॉल्यूशन है। तो ऑब्टेन कर लेते हैं, फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब फॉर्मूला 40 ml गिवन है और सॉल्यूशन का अमाउंट कितना है, 200 ml इंटू 100। तो इसका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या आता है, तो सॉल्व करके चेक कर लेते हैं क्या आता है। इसका जो परसेंटेज आ रहा है वो 20% आ रहा है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में भी ये टर्म्स दिए गए हैं, तो इनको क्लास 11th के भी स्टूडेंट्स वॉच कर सकते हैं इस वीडियो को। तो इसके बाद हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे क्लास 12th में, जिसमें सॉल्यूशन चैप्टर में जिसका फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। तो जो हमारा नेक्स्ट टर्म होगा वो होगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ moles of component upon total moles present in a solution। तो आइए हम जानेंगे मोल फ्रैक्शंस के बारे में, क्या होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द मोल फ्रैक्शन। जैसा कि हम देख लें, x और y टू कंपोनेंट्स हैं एक सॉल्यूशन में और इसके मोल फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करने हैं। तो इसका अगर मोल है 2 और इसके मोल्स हैं 3, तो हम इसके टोटल मोल फ्रैक्शंस को कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए इसको डिनोट करने का जो जनरल वे होगा हमारा, टोटल मोल ऑफ x अपॉन टोटल मोल्स। एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स मिलाए गए हैं, तो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का अगर x के मोल फ्रैक्शन को हमें रिप्रेजेंट करना है तो x इक्वल 2/5। अगर हमें y के मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो क्या हो जाएगा हमारा, अब देख सकते हैं 3/5। ये है 3/5, ये 5 कहां से आ रहा है, टोटल की संख्या है 2 + 3 और इसमें भी वही किया गया है 2 + 3 और ये इनके मोल्स के कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इसका जो जनरल फॉर्मूला है, किसी कंपोनेंट में x1 और x2 दो कंपोनेंट्स हैं जो बुक्स में जनरली x1 और x2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बुक्स में जो फॉर्मूले प्रिंटेड होते हैं x1 + x2, x के टर्म में मोल फ्रैक्शन ये हो जाएगा और x2 के टर्म में मोल फ्रैक्शन जो हो जाएगा x2 / x1 + x2। तो ये हमारे मोल फ्रैक्शंस के हैं। लेकिन मोल फ्रैक्शंस के बारे में जो एक टर्म डिफाइन किया गया है, द सम ऑफ टोटल मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द 1। सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू 1। ये इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द सम ऑफ टोटल मोल फ्रैक्शन, अगर कोई प्रॉब्लम आता है एग्जामिनेशंस में, अगर आपने x1 ऑब्टेन कर लिया है तो 1 - x1 कर देंगे तो x2 की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं आप। तो आइए हम कोई प्रॉब्लम से चेक करते हैं मोल फ्रैक्शंस के बारे में कि क्या होता है मोल फ्रैक्शंस और कैसे इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं हम। तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज द मोल फ्रैक्शंस और इसके प्रॉब्लम्स। आपने जाना कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो देन डिस्कस। फाइंड द मोल फ्रैक्शन, फाइंड द
mole fraction. Find the mole fraction. 40 gram NaOH dissolved in 72 gram of water solution. 40 gram NaOH dissolved in 72 gram of वाटर सॉल्यूशन। तो इसके मोल फ्रैक्शन ऑब्टेन करने हैं हमें। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन जानने से पहले आप लोगों को जानना होगा, क्लास 9th में आप लोग मोल डिटरमाइन करना सीख गए होंगे। तो मोल कैसे किसी कंपोनेंट्स का डिटरमाइन करते हैं। जो मोल फ्रैक्शन का जो जनरल फॉर्मूला है, x1 के टर्म में अगर डिटरमाइन करना होता है तो मोल ऑफ x1 अपान मोल ऑफ x1 प्लस x2। तो सबसे पहले हमें इसके मोल्स को डिटरमाइन कर लेने होंगे दोनों टर्म्स के। तो मोल डिटरमाइन करने का फॉर्मूला सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मोल कैसे डिटरमाइन करते हैं। मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्वांटिटी है जो केमिस्ट्री में फ्रीक्वेंटली यूज की जाती है। गिवन amount of substance upon molecular mass। ये तो मोल निकालने का पहला फॉर्मूला हो जाता है। दूसरा मोल का फॉर्मूला जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन n0। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन n0। हियर n0 इज द एवोगैड्रो नंबर। लेकिन हम इस सॉल्यूशन चैप्टर में इसका बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे, गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और दोनों के मोल्स को डिटरमाइन कर लेते हैं। तब तक मैं इस फॉर्मूले को साइड में लिख देता हूं, आप मेमोराइज कर लेंगे, प्रैक्टिस धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। तो N इक्वल W अपान WG। तो ये हमारा हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले NaOH के मोल्स को डिटरमाइन करते हैं। तो NaOH डिटरमाइन करते हैं तो 40 ग्राम गिवन है और इसका मॉलिक्यूलर मास या कैसे निकालते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आइए मैं मॉलिक्यूलर मास भी निकालना बता देता हूं एक बार। NaOH है तो इसका होता है 23। सम ऑफ एटॉमिक masses of substance in a compound is known as molecular mass। 16 plus 1 that means 40। NaOH के लिए मोल्स की संख्या आ गई 1 और वाटर के लिए मोल की संख्या क्या हो जाएगी 72 अपान 80। 18 ये कहां से आया है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास लिया गया है। तो कितना हो जाएगा 4। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं और आ जाएगा ये 4। तो दोनों के मोल्स पता हो गए। अब हम इसके मोल फ्रैक्शन ऑब्टेन करेंगे। तो देन ऑब्टेन मोल फ्रैक्शन x1। x1 1 रिप्रेजेंट कर रहा है NaOH को और 2 रिप्रेजेंट करेगा H2O को। तो देखिए हम डिटरमाइन कर लेते हैं 1 प्लस 4 दैट मीन्स 1/5। तो 1/5 इक्वल 0.2। x1 की जो वैल्यू आ गई हमारी 0.2 आ रही है, 0.2। अब हम डिटरमाइन करेंगे x2 के लिए। तो x2 इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 4 1 प्लस 4 4/5
0.8। तो x2 की वैल्यू क्या आ रही है? 0.8। और अभी हमने बताया है आपको x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है। तो क्या यहाँ ये जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर इन दोनों का सम करेंगे तो +1 आता है। तो इस तरह से मोल फ्रैक्शंस के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे वो होगा मोलरिटी, और मोलरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप लोगों को मैं नोट्स दे दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, जो डिस्क्रिप्शन में आप लोग नीचे जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और सारे कंसंट्रेशन टर्म को जान सकते हैं कि किस कंसंट्रेशन टर्म के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए अब हम डिस्कस करेंगे मोलरिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। मोलरिटी का जो सिंबल है वो कैपिटल M है, और इसका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपको रिमाइंड रखना है कि ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है हमेशा लीटर में लेना है, न कि ml में लेना है। लेकिन जो भी हमारे प्रॉब्लम्स आएंगे एग्जामिनेशंस में वो हमेशा ग्राम में या ml में दिए रहेंगे, तो हम उसको चेंज करेंगे। अभी मैंने बताया है कि अगर ये सपोज करिए कि ये ग्राम में आ गया है तो इसे वॉल्यूम में कैसे चेंज करेंगे? D = m/v लगा के अगर डेंसिटी हमें पता है तो वहां से हम चेंज कर सकते हैं और उसका मोलरिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आइए हम डिटरमाइन करते हैं मोलरिटी। 80 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 800 ml of solution. Then तो इसके मोल्स को डिटरमाइन हमें करना पड़ेगा। तो गिवन मास 80 है और इसका मॉलिक्यूलर मास 40 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स की संख्या आ गई 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा हमारा? 2। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 800। बट मैंने आपको बोला है कि ये हमेशा लीटर में होना चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 1000 तो ये ऊपर आ जाएगा। तो इसके साथ हम डिवाइड कर लेते हैं तो देखते हैं क्या वैल्यू हमें मिलती है। तो वैल्यू हमारी कितनी मिलती है? 20/8। हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 20/8। टू 2.5 आ रहा है ना, तो इसको चेक कर लेंगे। ये 2.5 मिल रहा है और ये जो वैल्यू होगी M से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके यूनिट्स के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? मोल्स की यूनिट होती है मोल पर लीटर। तो मोलरिटी जहां से डिटरमाइन कर सकते हैं। और इसके बाद जो हम डिस्क्राइब करेंगे कंसंट्रेशन टर्म वो होगा हमारा मोलैलिटी। ये मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कंसंट्रेशन टर्म है, और मोलैलिटी जो है वो वॉल्यूम रिलेटेड है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और लेकिन
मोलैलिटी, ये मोलैरिटी है और लेलिटी है, तो यहां से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आइए इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोलैलिटी। मोलैलिटी को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये है हमारा मोलैलिटी का नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी। तो आइए डिटरमाइन कर लेते हैं क्या है इसकी वैल्यू। $40 ग्राम NaOH in 400 ml of वाटर। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि 40 ग्राम NaOH डिजोल्व है 400 ml ऑफ वाटर में। अगर यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिया गया होता तो हम यहाँ पे सॉल्वेंट की वैल्यू निकालनी पड़ती। करना क्या पड़ता? सपोज करें यहाँ पे सॉल्यूशन दिया होता तो 400 माइनस 40 करते तो यहाँ से, लेकिन ये हमें चेंज करना पड़ जाता। तो देखिए डिटरमाइन कर लेते हैं क्या है। तो 40, तो मोल की संख्या 40/40, मोल की संख्या आ जाएगी 1। तो 1/400 इंटू 1000, 10, 2.5। तो ये 2.5 और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी तो डिस्कस कर लेते हैं नॉर्मेलिटी के बारे में। क्या होती है नॉर्मेलिटी? और इसके बाद हमारे कंसंट्रेशन टर्म खत्म हो जाएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं नॉर्मेलिटी के बारे में। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे ये डिटरमाइन करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये नया टर्म है तो मैं अभी बता देता हूं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का क्या तरीका है? सबसे पहले हम निकाल लेंगे उस सॉल्यूट का इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास निकालने के कुछ तरीके हैं। इक्विवेलेंट मास अगर निकालना है, इक्विवेलेंट मास, तो मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन एक्स। एक्स जो है वो वैलेंसी फैक्टर है
तो वैलेंसी फैक्टर जो होता है अलग अलग सॉल्यूट्स के लिए अलग अलग होता है। मैं कुछ बता देता हूँ। एसिड के लिए उसकी बेसिसिटी यूज की जाती है और बेस के लिए उसकी एसिडिटी यूज की जाती है। तो आइए हम एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते हैं। HCl की जो बेसिसिटी है वो 1 है। H2SO4 की जो बेसिसिटी है वो 2 है। इसी तरह से हम बेस के कंडीशन में अगर देखें NaOH की जो एसिडिटी है वो 1 है। CaOH का होल ट्वाइस, अगर इसकी बेसिसिटी देखें तो 2 है। कैसे जानते हैं? नंबर ऑफ H प्लस डिस्प्लेस, कितना नंबर H प्लस डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये 1 ये 2 और इसमें नंबर ऑफ OH डिस्प्लेसेबल आयन, तो इसमें 1 है और इसमें 2 है। तो इसी तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं और वेरियस टाइप्स के एग्जाम्पल्स हैं वहां से हम देख सकते हैं। अगर साल्ट की बात करें, ये हमारा हो जाता है एसिड, बेस और साल्ट। साल्ट के केस में अगर देखें तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। तो किसी हम साल्ट को ले लेते हैं, तो देखें CaSO4 जो है एक साल्ट है। तो साल्ट के केस में जो पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, तो इसमें है +2। NaCl की बात करें तो 1। तो इस तरह से हम देख सकते हैं साल्ट के केस में। तो ये हमारा इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका हो गया। जब इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा तो हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे वहां से। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं इसको हम जान लेते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए मैं रहने देता हूं। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स, क्या होता है फॉर्मूला इसका? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो इस फॉर्मूले से जब इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा हमें, तो मैं इस इक्विवेलेंट मास को यहाँ पे पुट कर दूंगा और गिवन क्वेश्चन में जो मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया रहेगा वो मैं पुट कर दूंगा। यहां से जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो मैं इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दूंगा और यहाँ से मैं नॉर्मेलिटी डिटरमाइन कर सकता हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या हमारा इक्विवेलेंट मास दिया है कि नहीं दिया है। अगर इक्विवेलेंट मास नहीं दिया है, किसी कंपोनेंट को दिया गया है, तो उसका हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं और मॉलिक्यूलर वेट निकालने के बाद उसके वैलेंसी फैक्टर के बारे में जानते हैं। वैलेंसी फैक्टर निकालने के बाद साल्ट, एसिड, बेस और साल्ट के बारे में मैंने बताया है। तो उसके कितने एसिड में H प्लस, बेस में OH प्लस और साल्ट में कितने कैटायन हैं उसके पॉजिटिव चार्ज, तो ये वहां पे यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से जब इक्विवेलेंट मास आ जाता है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फॉर्मूला जो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है और डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास जब आ जाता है तो इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो मल्टीपल स्टेप्स का यूज करके हम नॉर्मेलिटी को डिटरमाइन कर लेते हैं। तो आइए एक प्रॉब्लम्स के थ्रू हम चेक करते हैं इसको कि क्या है और इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 8 ग्राम NaOH dissolved in
250 ml solution. Eight gram NaOH dissolve in 200 ml solution. Find N. नॉर्मेलिटी डिटरमाइन करना है. 8 ग्राम NaOH है, 200 ml सोल्यूशन में है, तो फाइंड नॉर्मेलिटी. तो देखिए कैसे हम इसको डिटरमाइन करते हैं. लेट अस डिस्कस. फॉर्मूला सभी याद रखिएगा आप लोग कि कैसे हम लोग निकालेंगे. एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा. 8 ग्राम NaOH दिया गया है. सबसे पहले हम इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं. इसका इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या करेंगे? इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूल तो 40/1. वैलेंसी फैक्टर क्या है इसका? 1 है. 1. तो इसका जो आ गया इक्विवेलेंट मास वो 40. इक्विवेलेंट मास बराबर 40. ये इक्विवेलेंट मास डिटरमाइन कर लिया गया. अब हमें डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का. तो देखिए 8. तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 8. और इक्विवेलेंट मास हमारा कितना आ रहा है? 40. ये आ रहा है हमारा 40 आ रहा है. सॉल्व कर लेते हैं कितना आएगा. तो सॉल्व कर लिए. वन बाई 5 1/5 आ रहा है. तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.2. 0.2 क्या आ गई? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 0.2 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये 8 ग्राम NaOH कितने में है? 200 ml ऑफ सॉल्यूशन में था. तो देखिए क्या करेंगे. 200 N निकाल रहे हैं और ये ml में है, तो 1000 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा. तो डिवाइड कर लेते हैं. तो ये देखिए ये कैंसल और ये हो जाएगा 2/2. तो 1 आ जाएगा हमारा 1N. तो यहां से नॉर्मेलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब, लाइक. थैंक यू.